आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। मैं मणिकांत कुमार हूँ। आज संस्कृत से लोग बच्चे बहुत डरते हैं। संस्कृत उतनी भारी सब्जेक्ट है नहीं और हम लोग को कोई विद्वान बनना नहीं है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। तो सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है समास, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का पार्ट है समास। इसको हम लोग खेल खेल में पढ़ सकते हैं, आराम है और याद करना भी आसान है। लोग बच्चे डरते हैं मगर इसको डरने से कुछ होता नहीं, इसके लिए डरना उतना आवश्यक नहीं है। जो समास है, समास में इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। मतलब समास का मतलब होता है आसपास। ये क्या करता है, बहुत सारे पद को एक पद कर देता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि अनेक शब्दों के एक शब्द हिंदी में, उसी तरह का ये भी एक समझ सकते हैं टॉपिक है। बच्चे में संधि पढ़े थे जिसमें लिखते थे विद्या जोर आलय, तो क्या लिखते थे हम लोग, इसको विद्यालय। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर आ आया और यहाँ पर आ आया, और दोनों को जोड़ के यहाँ पर आ आया। तो यहाँ पर हम लोग वर्ण और वर्ण को जोड़ते थे तो यहाँ पर क्या बनता था, एक नया वर्ण आता था। परंतु समास भी सेम इसी तरह का है, परंतु यहाँ पर क्या होगा, पद जुटेंगे, पद जोड़ पद, और यह पद कहलाएगा समस्त पद। और एज इट इज सेम ही है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर यह समस्त पद हो जाता है कैसे। तो हम लोग रेगुलरली चलेंगे सभी बातों पे। पहले हम लोग ध्यान से सुनते हैं कि समास होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए समास होता है क्या, समास में यहाँ हम लोग इस पर फोकस करते हैं कि समास क्या है। तो समास का संस्कृत में बात करें तो यहाँ पर कहता है एक पदी भाव समास। एक पदी भाव समास, इसका मतलब क्या हुआ, छोटा सा हम टुकड़ा इसको करते हैं, इसको टुकड़ा करते हैं। एक, हम लोग कुछ नहीं, संस्कृत का कुछ नहीं जानते फिर भी टुकड़ा करते, एक पद भाव समास। ये सही नहीं है, ये टुकड़ा सही नहीं है, मगर फिर भी हम लोग इससे समझने का कोशिश करते। एक मतलब एक पद जिसमें भाव आ जाए, वो मतलब क्या, दो या दो से अधिक पद को जब एक पद में देख ले और उस पद का भाव वो दो पद के भाव के समान आ जाए तो वही समास कहलाएगा। तो इसको हम लोग डिफाइंड इसीलिए संस्कृत में किए हैं, एक पदी भाव समास। जब एक पद बन जाता है, दो या दो से अधिक पद जब एक पद बन जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समास। इसी को हिंदी में हम लोग लिखे हैं, दो या अधिक पद के मिलने से जो एक समस्त पद बनता है उसी को समास कहते हैं। अब चलते हैं कि हम लोग संधि जब पढ़े थे तो संधि में पढ़े थे क्या, विद्यालय। अभी तुरंत हम लोग इस पर डिस्कस किए थे। तो यहाँ से क्या क्या आता था, विद्या और जोड़ आलय। यहाँ पर आ और आ का था, तो इसका क्या किए, इसका विच्छेद किए, मतलब टुकड़ा किए, अलग अलग किए। उसी तरह समास में भी क्या होता है, विग्रह होता है, मतलब कि समास के पद को टुकड़ा करते हैं। तो टुकड़ा या तो दो टुकड़ा हो सकता है, तीन टुकड़ा हो सकता है, उस टुकड़े को ही विग्रह कहते हैं। आगे हम लोग विग्रह जब करेंगे तो वहाँ हम बताएंगे कि आखिर होता विग्रह क्या है, कैसे है। अब हम बात करते हैं कि समाज के भेद कितने हैं या समाज को कितने भागों में बांटा गया है। कह सकते हैं कि इस समाज को चार बेटा हुआ। पहला अब इस बात करते हैं कि कौन कौन सा समास होगा। तो पहला समास हो जाएगा अवयवी भाव, अवयवी भाव समास। और दूसरी बात करेंगे, इसके कितने भेद हैं, चार। समास के चार भेद, चारों भेद का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा हो जाएगा आपको तत्पुरुष, और तीसरा हो जाएगी द्वंद्व, और चौथा बहुव्रीहि। हम लोग को कितना कोई याद भी नहीं रहता है नाम, तो याद रखने का भी एक हम लोग फॉर्मूला से याद रख सकते हैं। ये मुख्यतः चार भेद हैं। ये क्या भेद हैं, मुख्यतः, मतलब कि स्पेशलाइज करके कहें तो चार ये भेद है। परंतु इसका भी जब हम टुकड़ा करें तो समास के 6 भेद आते हैं, 7 भेद आ जाते हैं। उसी का हम लोग एक याद रखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप का बनाए हैं, अब तक 2 दिन। अब तक 2 दिन, इसमें हमको सारा जितना इस समास का भेद होगा, मतलब कि इसका जितना भी टाइप्स होता है वो सारा टाइप्स इसमें आ जाएगा। पहला अ से बात करें, अब में अ से तो अवयवी भाव समास। दूसरी बात करें ब से तो बहुव्रीहि समास। तीसरी बात करें तो तक में क्या आ गया, तो और को, तो
तो से तत्पुरुष और क से कर्मधारय। दो से बात करें तो द्वंद्व, और दिन में आता है दी और नौ, तो दी से दिगु और नौ से नग समास। तो समास के कुल कितने भेद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो समास के कितने भेद हो गए मुख्यतः? अब 7 भेद हो गए। अब इसके अलावा हमको प्रॉपर किसी भी एग्जाम में हम इतना लिख सकते हैं कि समास के 7 भेद होते हैं, और इसे भूलने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन याद रखना है और उससे सारा समास का भेद हमको आ जाएगा। तो अब इसी के अनुसार चलते हैं कि अब समास के भेद को तो जान लिए कि इतना है, अब स्पेशलाइज सबके बारे में पढ़ना है हमको। तो सबसे पहली पढ़ाई करते हैं हम लोग अवयवी भाव समास पे। क्या होता है ये, क्या होता है ये? चलिए आते हैं। पहला अवयवी भाव समास। इसकी संस्कृत में परिभाषा की बात करें, जिस तरह अभी हम लोग समास का एक छोटा सा ही शब्द में परिभाषा छिपा हुआ है, एक पदी भाव समास। यदि भाव एक तरह का आ जाए, दो या अधिक पद जब मिलते हैं उससे एक भाव आ जाए तो उसको कहते हैं एक पदी भाव समास। उसी को लिखे थे हम लोग, दो या अधिक पद के मिलने से जो एक समस्त पद आता है, जो जोड़ के पद आता है, उस पद को हम लोग समास कहते हैं। अब इसमें भी बात करते हैं उसी तरह। इसका होता है पूर्व पदार्थ प्रधानो अवयवी भाव। इसके लंबाई को देख के नहीं जाना है, इसका टुकड़ा करके हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। पूर्व पदार्थ को पद भी कह सकते हैं, या प्रधानो मतलब प्रधान, और इसी को कह सकते हैं हम लोग अवयवी भाव। मतलब कि पूर्व पद जिसमें प्रधान हो वही तो अवयवी भाव समास कहलाएगा। जिसका पहला वाला पद, पूर्व मतलब पहले वाला पद, पहले वाले पद की जिस पद में प्रधानता हुई वह पद अवयवी भाव समास कहलाएगा। यथा कालम, उपनगरम, यथाशक्ति। अब हम लोग इससे आगे की बात करते हैं। तो हम लोग अब अवयवी भाव समास में जाएंगे तो इसका देखते हैं। इसमें यथा है, यथा कालम है, उपनगरम है, यथाशक्ति है, गंगा समीपम है, बहुत सारा है। तो सब पे स्पेशलाइज किस तरह से किसको हम लोग समझ के और ज़्यादा दिन तक याद कर सके उस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलते हैं कि हम बोले थे पहले पद की प्रधानता होती है, तो सब में देखिए कुछ एक नया आता है। एक यथा आ गया नया, यहाँ पर उप आ गया नया, तो यही पहला वाला पद है। इसका 2 टुकड़ा किया और ये पहले वाले पद की प्रधानता हो रही है। तो सबके स्पेशलाइज को हम पढ़ते चलते हैं। हम लोग बचपन में सोचते थे कि हम लोग का भी नाम कुछ अलग ढंग का हो, अलग ढंग का नाम हो। तो हम लोग क्या करते थे, अपने नाम में टाइटल लगा देते थे अपने मन से, कुछ भी टाइटल लगा लेते थे। हम भी बचपन में पढ़ते थे तो हम अपने नाम में त्रिपाठी लगा लेते थे। इसी तरह हम लोग भी यहाँ पर भी क्या करेंगे, टाइटल लगाएंगे। जहाँ पर यथा रहेगा वहाँ पर अनतिक्रम करेंगे। यहाँ पर अब चलिए, जैसे यथा कालम, यथा लेखम, यथा सुखम, यथा शक्ति। अब हम इतने पर बात करते हैं कि इसका विग्रह, अभी हम बताए थे कि विग्रह आगे करके हम बताएंगे। अब हम इसका विग्रह करके आप लोगों को बताते हैं कि यथा, अब ये हो गया समस्त पद, इसको लिख सकते हैं हम लोग समस्त पद। और यह किस किस पदों से बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसका विग्रह करते थे, जैसे संधि विच्छेद करते थे उसी तरह
हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, लास्ट जो ये सब पद है, इस पद को हम लोग एज इट इज यहाँ उतार देंगे। कालम, इसका भी लिख उतार दिए, लेखम, सुखम, शक्ति है, शक्तिम। और यथा के बदले हम लोग क्या कहते थे, कौन सा टाइटल लगाएंगे, अनतिक्रम, तो अनतिक्रम लगा दिया। यही हो गया इसका विग्रह। काफी आसान है। इसी तरह और भी हम लोग आगे देखते चलेंगे। देखिए अब इसकी बात करें कि यह प्रकृति क्या है इसकी, तो ये कौन सा समास है। अभी तो हम बात किए कि ये अवयवी भाव समास की का ही एक उदाहरण है। तो इसका प्रकृति की बात करें तो सारा क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। काफी आसान है। चलिए अब इससे आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि एक टाइप्स ये है, दूसरे टाइप्स पर चलते हैं, इसका क्या उदाहरण अलग हो सकता है। जहां पर उप रहे वहां पर हम लोग टाइटल क्या लगाएंगे, समीपम। चलिए, उपसरलम, उपगंगम, उपनगरम, उपवनम। और ये यदि 9th और 10th की बात करें तो जो हम लिख रहे हैं एज इट इज इसी तरह एग्जाम में यही उदाहरण में भी आता है और यही क्वेश्चन में भी रहता है। मतलब समझ सकते हैं कि उसी से छांटा हुआ कुछ हम एग्जाम्पल लिए हैं जो एज इट इज एग्जाम में भी आता है हमेशा। इसीलिए घबराना नहीं और इसी को पढ़ना है। ये एज कर सकते हैं कि दो टुक चुन चुन के लिया गया है। चलिए अभी इतना का ही विग्रह करते हैं हम लोग। चलिए, सरलम तो इसको लिखते हैं सरलाया, और समीपम को ऐड कीजिए जिस तरह इसमें उतारते थे उसी तरह। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों याद रखना पड़ेगा, इसके लिए ये टाइटल लगाते हैं। अब गंगा है तो गंगाया समीपम। उपनगरम तो लिख सकते हैं नगरस्य समीपम। उपवनम तो वनस्य समीपम। जनरली जो पुल्लिंग शब्द में उसमें अस से लगा के समीपम लिख सकते हैं, और जो स्त्रीलिंग है उसमें या लगा के समीपम लिख सकते हैं। याद रखने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इससे। चलते हैं अब एक अगले एग्जाम्पल की ओर। इसको मिटा देते हैं। निर, और इसके लिए टाइटल लगाएंगे अभाव। निर्जनम, निर्जलम, निर्मलम, निर्मक्षिकम, चलिए अब इस पे बात करते हैं। सब में क्या करना है, नाम लगाते चलते हैं हम लोग। निर्जनम तो क्या करेंगे, इसके लिए जननाम
अभाव, और साथ में एक वर्ड और जोड़ देंगे इति। निर्जलम, जलस्य अभाव इति। मल, निर्मलम, तो मलस्य अभाव इति। निर्मक्षिकम, तो मक्षिका नाम अभाव इति। चलिए, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता होगा कि जन्म में नाम लगाए और जलम में अस्य लगाए, क्यों? तो इसको हम लोग एक तरह से याद रख सकते हैं कि जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल, और एक होता है अनकाउंटेबल। अंग्रेजी में पढ़े हम लोग सब आदमी। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकें उसमें हम लोग नाम लगा लेते हैं, और जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, मतलब कि 1 2 3 4 करके नहीं गिनेंगे, उसमें क्या लगाएंगे? जिसको मतलब हम लोग हाथ से गिन सकते हैं उसमें नाम लगाएं, और जिसको नहीं गिनेंगे उसमें अस्य लगाएंगे, नाम अस्य। चलिए, निर्जनम, जन मतलब लोग, कितने लोग? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग गिन सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाए? नाम, जनानाम अभाव इति। अब जलम, जल को गिन नहीं सकते हैं क्योंकि वह क्या है? लिक्विड है। लिक्विड को कैसे गिनेंगे हम लोग? नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए हम लोग लिखे हैं जलस्य अभाव इति। निर्मलम, मलस्य अभाव इति। अब मक्खी, यहाँ 4 को 5 को मक्खी रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं 1 2 3 4, इसीलिए मक्षिका नाम अभाव इति। ये भी आसान हो गया। अब हम लोग इसी के अगले पर चलते हैं, एक उदाहरण पे। प्रति क्या होती है? दुरक्ति के अर्थ में होता है। दुरक्ति मतलब एक तरह से कह सकते हैं दोहराना। प्रतिदिनम मतलब कि यहाँ पर क्या बात हो रही है? प्रतिदिन की बात हो रही है। प्रतिदिन, नाम अर्थ ऐसे ही समझ में आ रहा है, तो इसी को हम क्या करेंगे? दीनम, दीनम प्रति मतलब प्रत्येक दिन की बात हो रही है। प्रतिनगरम, तो यहाँ पर भी हो जाएगा नगरम, नगरम प्रति मतलब प्रत्येक नगर के लिए, प्रत्येक, प्रति एक एक, एक एक, एकम, एकम प्रति। प्रति ग्रामम, जैसे नगर है उसी तरह ग्रामम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रति ग्रामम। यहाँ पर भी हम लोग क्या किए? प्रति ग्राम के लिए कर रहे हैं, प्रत्येक गांव के लिए, तो ग्रामम, ग्रामम प्रति, ग्रामम, ग्रामम प्रति। और इसकी प्रकृति की बात करें या चाहे इसी की प्रकृति की बात करें, तो अभी कौन सा समास चल रहा है? अव्ययीभाव समास। इसकी भी प्रकृति की बात करें तो ये सारा समास कौन सा है? अव्ययीभाव। और ये इसकी बात करें, इसकी बात करें तो ये हो जाता है समस्त पद, और यह क्या हो जाता है? यहाँ लिख सकते हैं हम समस्त पद, और इसको कह सकते हैं विग्रह। अधि, अधि पर चलते हैं लोग। इसी का एक एग्जांपल है अधि। अधि, अधि जहां पर रहेगा हम लोग क्या लगाएंगे? इति। अधिगृहम, 1 2 एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसकी विग्रह करेंगे हम लोग। अधि हरि, अधिवनम, अधिगृहम, गृहम हो चुका है। चलिए, अधिगंगम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी काफ़ी पूछता है। अधिगंगम, गृहम, तो इसमें क्या करेंगे? गृहे इति, काफ़ी आसान है, इति टाइटल लगा दिया हम लोग। अधि हरो इति। वनम, तो वने इति। अधिगंगम, तो गंगाया, गंगायाम
इति। काफ़ी आसान है। तो इस तरह हम लोग का अवयवी भाव समास खत्म हुआ। अब एक आध और एग्जाम्पल होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये काफ़ी आसान है। अब नए समास की ओर हम लोग चल सकते हैं। नया समास में क्या पढ़ा है, समास का एक बार हम लोग फिर से याद कर लेते हैं भेद। अब तक 2 दिन, अ से अवयवी, ब से बहुब्री, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्विगु, द से दंड और द से द्विगु और न से नख। अवयवी बहुब्री, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और नग। अब चलते हैं हम लोग एक नया समास की ओर। द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व के नाम में ही हमको क्या लगता है कि ये 2 चीज़ों की बात कर रहा है। मतलब कि द्वंद्व मतलब ही क्या हो रहा है, 2, मतलब दोनों पद, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों पद की प्रधानता होगी। जैसे अवयवी भाव समास में कहते हैं कि पूर्व पद प्रधान हो, अवयवी भाव मतलब पहले वाले पद की प्रधानता होगी, परंतु यहाँ पर द्वंद्व कर रहा है। द्वंद्व मतलब दोनों पद की प्रधानता जिसमें हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मेला देखने जाते हैं तो मम्मी से भी पैसा ले लेते हैं, पापा से भी पैसा ले लेते हैं, दोनों से पॉकेट खर्च ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग समानता दोनों को बराबर देते हैं। यदि पैर छूना है तो दोनों का पैर छूते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए सीता राम। अब ये क्या, इसमें किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि दोनों अपनी जगह पर बराबर है। तो सीता च राम च, भीम अर्जुन, भीम च अर्जुन च, गौरी शंकर, इसमें भी दोनों किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो गौरी च शंकर च, मतलब दोनों की हम बात कर रहे हैं। जैसे पिता, अभी माता पिता की बात की तो पितरो, या इससे पहले एक बात हम लिखते हैं माता पिता। इसका क्या लिखेंगे, माता च मतलब और, माता और पिता और, ठीक। पितरों का अर्थ ही होता है माता पिता, इसीलिए इसमें भी माता च पिता च, दोनों पद की प्रधानता होगी। ये समझना आसान है, ये भी कर सकते हैं कि हो गया खत्म। अब आगे की ओर चलते हैं, एक नए समास की ओर। नया समास अगले दिन ही पढ़ते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले दिन मिलते हैं।